शुभ संध्या आप सभी का। सजग क्लासेस हिंदी में आप लोग का पुनः स्वागत है। कल क्लास नहीं हो पाई थी तो हम लोग आंचलिक उपन्यासकार को देख रहे थे, है ना। और आंचलिक उपन्यासकार में सबसे पहले रेणु जी को देखे, उसके बाद अन्य जो उपन्यासकार थे उनको छोटे छोटे को देख लिए। आज सबसे पहले हम आंचलिक उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यासकार नागार्जुन को देखते हैं और नागार्जुन के पश्चात फिर जो छोटे छोटे और बच्चे होंगे आंचलिक उपन्यासकार में उनको देख लेंगे। तो इसके बाद प्रेमचंद्रोत्तर युग में आंचलिक उपन्यास समाप्त हो जाएगा तो दो और बचेगा, एक ऐतिहासिक उपन्यासकार बच जाएंगे या व्यक्तिवादी, उसके बाद फिर प्रयोगवादी उपन्यासकार बच जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पहले लास्ट में किनको पढ़ाए थे हम लोग? विश्रामपुर का श्रीलाल शुक्ल को पढ़ा दिए थे। चलिए, तो आज सबसे पहले हम लोग नागार्जुन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? नागार्जुन की, ठीक है। सबसे पहले नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन का अगर जन्म देखें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ? 1911 में। 1911 में हुआ। और निधन कब हुआ? इनका जीवन परिचय विस्तार रूप से जब आप लोग को काव्य पढ़ा रहे थे प्रगतिवाद, उसमें बता चुके हैं, ठीक है। निधन कब हुआ था? 1998 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 1998 में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। जन्म 1911, निधन 1998 ईस्वी में हो चुका है। इनके उपन्यास को देख लीजिए और इनके उपन्यास का वर्ण, विषय, कथा वस्तु, ये सभी भी जानना परम आवश्यक है। चलिए, और इनके प्रत्येक उपन्यास को पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला उपन्यास इनका लिख लीजिए, रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची। अगर रतिनाथ की चाची की बात करें कि रतिनाथ की चाची कब है? 1948 ईस्वी में है। कब है? 1948 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी। सबका वर्ण विषय बताएंगे, परेशान मत होइए। दूसरा, पहले इनके सभी उपन्यासों को एक जगह लिख तो लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। दूसरा उपन्यास लिख लिए बलचनमा। ऐसे इसका नाम जो है बलचनमा है, बलचनमा, लेकिन आप लोग क्या पढ़ते हैं? बलचनमा, है ना। बलचनमा इसका नाम है, बलचनमा। बलचनमा कब का है ये? 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तीसरा उपन्यास लिख लीजिए, नई पौध, 1953। नई पौध, इसका प्रकाशन वर्ष कब था? 1953। पहले सभी को एक जगह लिख लीजिए, फिर सबको जो महत्वपूर्ण होगा उसके विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। नई पौध के बाद बाबा बटेश्वर नाथ। अरे बाबा बटेश्वर नाथ जो है वो एक बट वृक्ष था, उसी के ऊपर कहानी है, बता देंगे। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ, ये किस बाबा बटेश्वर नाथ का प्रकाशन वर्ष कब था? 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 4 हो गया। पांचवा उपन्यास लिख लीजिए, वरुण के बेटे। अरे वरुण मतलब क्या? वरुण जल का पर्यायवाची है। वरुण देव, जल के देवता जो हैं वो वरुण हैं, तो उपन्यास लिखा गया वरुण के बेटे। इसमें किसका चित्रण है? मछुआरों का जीवन चरित्र है इसमें। वरुण का बेटा मछुआरा ही हुआ ना, वरुण के बेटे। तो वरुण के बेटे का प्रकाशन वर्ष कब है? 1957 ईस्वी, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957। ये 5 हो गया। छठा उपन्यास लिख लीजिए, दुख मोचन। ये भी 57 में है। दुख मोचन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1957 ईस्वी। 7वां उपन्यास दुख मोचन के बाद 7वां लिख लीजिए, कुंभीपाक।
ये चंपा नाम से फिर प्रकाशित हुई थी। ऐसे कुंभीपाक एक नर्क का भी नाम है। कुंभीपाक किसका नाम है? एक नर्क भी है जिसका नाम कुंभीपाक है। तो उस नर्क में क्या होता है कि यातनाएं जो दी जाती है ना मनुष्य को, आप लोग फिल्मों में या किसी धारावाहिक में देखे होंगे कि मनुष्य को तला जाता है, फ्राई किया जाता है, जलाया जाता है, तो उस नर्क में वो यातनाएं दी जाती है। उस एक प्रकार का ये नर्क है, कुंभीपाक नाम है। तो कुंभीपाक का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। परंतु 1972 ईस्वी में ये उपन्यास चंपा के नाम से पुनः प्रकाशित होती है। इसको जब हम वर्ण विषय देखेंगे वहां लिखा देंगे, ठीक है। 1972 में ये किस नाम से प्रकाशित होती है? चंपा के नाम से पुनः प्रकाशित होती है। चलिए 7वां। 8वां नाम लिख लीजिए, अभिनंदन। अभिनंदन, अभिनंदन उपन्यास। अभिनंदन कब का है? ये भी 1957 का ही था, 1957 का ही है। परंतु ये 1961 ईस्वी में हीरक जयंती के नाम से पुनः प्रकाशित होता है। अभिनंदन जो 1957 का है, ये 1961 ईस्वी में हीरक जयंती के नाम से पुनः प्रकाशित हुआ। आगे हम देख लेंगे। इसके बाद अभिनंदन के बाद 19 नंबर लिख लीजिए, उग्र तारा। कौन सा तारा? तो उग्र तारा। इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। कब है प्रकाशन वर्ष? 1963 ईस्वी है। और उपन्यास लिखिए 10वां, इमरतिया। इमरतिया, इमरतिया का अगर प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो इमरतिया का प्रकाशन वर्ष कब है? 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 11 उपन्यास लिख लीजिए, पारो। पारो, पारो कब का है? ये 1975 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कब है? 1975 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी पारो, ठीक है। देखिए पारो उपन्यास जो थी 1946 ईस्वी में मूल रूप से मैथिली भाषा में रचित थी, ठीक है। लिखा देंगे, पहले सुन लो थोड़ा सा कथा। पारो जो है 1946 ईस्वी में ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो मैथिली भाषा में लिखी हुई थी। परंतु 1975 में इसको पारो के नाम से खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया गया। इसको हम लिखा दिए देंगे। एक ये उपन्यास इस प्रकार का था, और एक इमरतिया जो है, इमरतिया इसका प्रकाशन 68 में है ना, ठीक है। और यही उपन्यास 68 में फिर जो है जमनिया का बावा के नाम से प्रकाशित होता है। तो इसका वर्ण विषय हम लोग जब वर्ण विषय भी पढ़ते हैं उसमें अब विस्तार से समझा देंगे और लिखा देंगे, परेशान मत होइए। तो इनको सभी उपन्यास हो गया, ठीक है। नागार्जुन, आज सबसे पहले आंचलिक उपन्यासकार में नागार्जुन को देख रहे हैं। जन्म 1911 ईस्वी और निधन 1998 ईस्वी। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, ठीक है। उसके बाद दुखमोचन, कुंभीपाक, अभिनंदन, उग्रतारा, इमरतिया और पारो, ये इनके उपन्यास हो गए। अब इनके उपन्यासों का हम लोग थोड़ा सा वर्ण विषय आदि सब देख लेते हैं। पात्र आदि महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं ये, तो लिख सकते हैं नागा अर्जुन के प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय नागार्जुन के प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला उपन्यास इनका जो प्रथम उपन्यास था वो कौन सा था? वो था रतिनाथ की चाची। कब की थी? 1948 ईस्वी में। तो लिखिए रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची कब है? ये है 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, रतिनाथ की चाची। इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। मिथिलांचल की संस्कृति का इसमें मूलतः चित्रण है। मिथिलांचल की सामाजिक अंतर्विरोधों का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें मूल समस्या जो है इस उपन्यास में वो विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। रतिनाथ की चाची में विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण मूल रूप से इस उपन्यास में हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी नायिका जो है वो कौन है? रतिनाथ नायिका नहीं है। इस उपन्यास का नाम के आधार पर आप लोग नायिका का नामकरण मत कर दीजिए। इस उपन्यास की जो नायिका है उसका नाम गौरी है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पहली बात इसमें ये लिख लीजिए
कि इसमें क्या है, तो विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण लिख सकते हैं। इसमें विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण। एक बात तो ये हो गया, इस उपन्यास की मूल समस्या क्या है, तो इसमें विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण है, एक बात। दूसरी बात इसके बारे में प्रमुख प्रमुख बातें सभी उपन्यास को लिख लीजिए। इसमें मिथिलांचल की सामाजिक अंतर्विरोधों का भी चित्रण है। मिथिलांचल, मिथिलाथन अंचल, मिथिलांचल की सामाजिक, मिथिलांचल की सामाजिक अंतर विरोधों का चित्रण है। अंतर विरोधों का चित्रण। एक बात तो ये हो गया, इसमें विधवाओं की समस्याओं का चित्रण है और मिथिलांचल की सामाजिक अंतर विरोधों का भी इसमें चित्रण किया गया है। अब इसके थोड़े से पात्र देख लीजिए। पात्र, तो पात्र में सभी तो याद रहेंगे नहीं, तो प्रमुख पात्र लिखिए इसके प्रमुख पात्र के बारे में। एक में अगर बात करें, एक कौन, तो गौरी। गौरी जो है इस उपन्यास की क्या है, नायिका है। गौरी कौन है इस उपन्यास की, नायिका है। दूसरे पात्र की अगर बात करें कि दूसरे पात्र कौन है, तो दूसरे पात्र में लिख लीजिए वैद्यनाथ झा है एक, वैद्यनाथ झा दूसरे पात्र। तीसरे पात्र की अगर बात करें तो एक लिख लीजिए रतिनाथ है, प्रतिभा है, उमानाथ है। गौरी नायिका है, वैद्यनाथ, प्रतिभा। चौथे पात्र में लिख लीजिए उमानाथ है। जितना नाथ है सब इसी में है क्या जी, उमानाथ है। पांचवें पात्र में लिख लीजिए रतिनाथ, तो है ही, नायक बोल सकते हैं इसको, कथा वस्तु का नायक है। और एक इसमें और पात्र है जयनाथ, एक पात्र और कौन है, जयनाथ। ये इस उपन्यास के पात्र हो गए। तो रतिनाथ की चाची की मूल क्या कथा वस्तु कर देखे तो क्या है, इसमें विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण है। मिथिलांचल की सामाजिक धार्मिक संस्कृति का भी इसमें चित्रण किया गया है और उसके अंतर्विरोधों को उजागर करने का प्रयास नागार्जुन ने इसमें किया है। प्रमुख पात्र में गौरी इस उपन्यास की नायिका है, वैद्यनाथ झा, प्रतिभा, उमानाथ, रतिनाथ, जयनाथ, ठीक है। और अगला उपन्यास इनका देख लीजिए बलचनमा, जो था नंबर 2, सेकंड नंबर में देख सकते हैं, लिख लिया ना। चलिए नंबर 2 की अगर बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो बलचनमा है। कौन है, बलचनमा। बलचनमा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। कब हुआ, 1952 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में क्या है, देखिए ये उपन्यास जो है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और इसमें खेतीहर मजदूरों का चित्रण है, ठीक है। बलचनमा उपन्यास में ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और इसमें खेतीहर मजदूरों का चित्रण है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये गौदान की परंपरा का उपन्यास है। इसके बारे में कि जो बलचनमा उपन्यास है ये गौदान उपन्यास जो प्रेमचंद्र जी का है उसमें उसी की परंपरा का है। इसमें जमींदारों के अत्याचार, सूदखोरों का चित्रण, समाज में जो विषमताएं हैं उसका चित्रण आदि इस उपन्यास में किया गया है। और मिथिलांचल के जो कटु यथार्थ और जनजीवन पर उसका प्रभाव पड़ा है, शोषण का और शोषितों का, इस चीज का भी इसमें चित्रण किया गया है। थोड़ा सा लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है इसमें, गरीब खेतीहर मजदूरों की आत्मकथा। गरीब खेतीहर मतलब किसान होता है, खेती करने वाला। गरीब खेतीहर मजदूरों की आत्मकथा है, मजदूरों की आत्मकथा है। जमींदार के अन्याय और अत्याचार का इसमें चित्रण है। किसका चित्रण है, जमींदार के अन्याय व अत्याचार,
जमींदार के अन्याय व अत्याचार का चित्रण भी इसमें किया गया है। ठीक है, जमींदार के अन्याय व अत्याचार का भी इसमें चित्रण है। नंबर 3, ये गौदान की परंपरा का उपन्यास है। गौदान की परंपरा का उपन्यास, इसे आप लोग गौदान की परंपरा का उपन्यास मान सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें मिथिलांचल की जो मिथिलांचल के कटु यथार्थ, मिथिलांचल के कटु यथार्थ, मिथिलांचल के कटु यथार्थ जनजीवन का भी चित्रण है। मिथिलांचल के कटु यथार्थ जनजीवन का चित्रण भी इसमें किया गया है। ठीक है, अब थोड़े से इसके पात्र देख लीजिए। इसका नायक जो है वो कौन रहता है, बलचनमा रहता है, जो 14 वर्षीय एक निरीह बालक है। इसकी उम्र 14 वर्ष इस उपन्यास में होती है। इसी की कथा है इसमें। तो अगर प्रमुख पात्र की बात करें कि प्रमुख पात्र इसके कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पात्र में एक तो बलचनमा को लिख सकते हैं आप लोग। बलचनमा ये कौन है, तो इस उपन्यास का नायक है। और इसकी उम्र कितनी होती है, तो मात्र ये 14 वर्ष का है। ठीक है, 14 वर्ष का ये बालक है और निर्धन है, गरीब है, मजदूरी करना इसकी मजबूरी है। चलिए, एक एक पात्र इसमें और लिख सकते हैं जो रेवनी है, ये उपन्यास में है, जो इसका साथ देती है। एक का और नाम लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं, अगर पूछा जाएगा तो ये 2 पूछे जा सकते हैं। एक और फूल बाबू है। कौन है, फूल बाबू। ये इस उपन्यास के पात्र हो गए। तो बलचनमा की कथा वस्तु इस प्रकार रही। नई पौध, नई पौध में बेमेल विवाह का चित्रण है। अनमेल विवाह जिसको बोलते हैं ना आप लोग, उसका चित्रण किया गया है। और ये उपन्यास मूलतः जो था, तीसरा नंबर में नई पौध, ये उपन्यास मूलतः मैथिली भाषा में रचित था और इसका नाम नवतुरिया था। शायद आप लोग को ये बात पता नहीं होगी। तो तीसरा उपन्यास इनका होगा ये। इनके सभी उपन्यास को देख लेते हैं। क्या है, नई पौध। नई पौध, नई पौध का प्रकाशन वर्ष क्या था जी, नई पौध 1953। ठीक है, नई पौध 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में कुछ बात जान लीजिए। ये उपन्यास जो है मूलतः, ये उपन्यास मूलतः जो है ये मैथिली भाषा में लिखी गई थी और इसका मूल नाम नवतुरिया था। क्या नाम था, नवतुरिया इसका मूल नाम था। शायद आप लोग को नहीं पता है, ये इसका नाम था नवतुरिया। इस उपन्यास का मूल नाम क्या था, नवतुरिया था। आज से पहले पता था, नहीं पता था ना, कोई बात नहीं, पढ़े तो जान गए ना, नहीं पढ़ते तो नहीं है। अधिकांश बच्चे को ये नहीं पता है, जो वास्तविक अर्थ में नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़े हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता, नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये उपन्यास जो था ये नवतुरिया था। किस भाषा में, तो मैथिली भाषा में थी ये। इसकी भाषा क्या थी, तो ये मैथिली भाषा में है। ठीक है, तो नवतुरिया नाम से ये मैथिली भाषा में, ठीक है, प्रकाशित हुई थी। लेकिन तो नवतुरिया नाम से किस भाषा में लिखी गई थी, मैथिली भाषा में। लेकिन नई पौध के नाम से इसका खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया। ठीक है, नवतुरिया का खड़ी बोली में रूपांतरण क्या किया गया, रूपांतरण किया गया। नई बोली का खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया। इसमें है क्या, इसकी मूल समस्या क्या है, इसमें बेमेल विवाह का चित्रण है। बेमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। बेमेल विवाह की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। बेमेल विवाह की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। और कुछ है इसमें, जब बेमेल विवाह की समस्या का चित्रण है तो इसकी और कुछ बात है। ये प्रतीकात्मक उपन्यास इसको बोल सकते हैं। नई पौध क्या है, नई पौध नए जनजीवन
ठीक है, नई संतति और नए नवयुवकों जिसको बोल सकते हैं, उसका इसमें प्रतीक किया गया है। ये प्रतीकात्मक उपन्यास है, नई पीढ़ी बोल सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए। इसमें एक बात और है, ये याद रखिएगा, इसमें मिथिला के सोरठ मेले, ये महत्वपूर्ण बात है। मिथिला के सोरठ मेले, मिथिला में एक सोरठ मेला लगता था, प्राचीन काल की ये बात है, आज की नहीं है, अब शायद नहीं लगती है, और तो अगर लगती भी होगी तो मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन इस उपन्यास में एक नई पौध में और एक उपन्यास और है जिसमें हम लिखाएंगे कि इसमें मिथिला के सोरठ मेले, इस मेले में होता क्या था। तो इस मेले में वर वधू का विवाह होता था, वर वधू का चयन किया जाता था इस मेले के माध्यम से कि इस कन्या का विवाह इस वर के साथ और इस वर का विवाह इस कन्या के साथ, उसी के लिए ये मेला लगता था जो मिथिला में ही लगता था। ठीक है, तो मिथिला के सोरठ मेले का भी वर्णन है इस उपन्यास में, का भी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। एक बात और, स्वतंत्रता के बाद उभरी नई पीढ़ी, स्वतंत्रता के बाद उभरी नई पीढ़ी, स्वतंत्रता के बाद उभरी नई पीढ़ी की जागृति, स्वतंत्रता के बाद उभरी नई पीढ़ी की जागृति, स्वतंत्रता के बाद उभरी नई पीढ़ी की जागृति का प्रतीक है। कौन प्रतीक है? तो स्वतंत्रता के बाद उभरी नई पीढ़ी की जागृति का प्रतीक है नई पौध। ठीक है, यानी कि ये मूलतः उपन्यास जो है ये प्रतीकात्मक उपन्यास इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई कि नवतुरिया जो थी वो मैथिली भाषा में थी, इसी का खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया कब? 1953 में नई पौध के नाम से। इसमें बेमेल विवाह की समस्या का चित्रण है, मिथिला के सोरठ मेले का भी वर्णन है और स्वतंत्रता के बाद उभरी नई पीढ़ी की जागृति का भी ये प्रतीक है। और भी बात करें तो मिथिलांचल की जर्जर सामाजिक स्थिति का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। मिथिलांचल प्रदेश जो है उसकी, वहाँ की सामाजिक जो समस्याएं थी, वहाँ की जर्जर स्थिति का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अब इसके थोड़े से पात्र देख लीजिए, प्रमुख पात्र, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर प्रमुख पात्र की बात करें तो विशेषरी है। कौन कौन पात्र है? एक विशेषरी है, विशेषरी। दूसरे में लिख लीजिए पंडित खोखा झा, पंडित खोखा झा, ये भी एक पात्र है पंडित खोखा झा। और भी पात्र लिखा देते हैं अगले पेज में, इसको यहां लिखिए पहले। पंडित खोखा झा, चतुरानंद चौधरी है, दिगंबर इस उपन्यास का नायक है। चलिए, विशेषरी और पंडित खोखा झा। नंबर 3 में लिख लीजिए दिगंबर। दिगंबर इस उपन्यास का क्या है? तो नायक है। ठीक है, दिगंबर है। और लिख लीजिए एक दो पात्र, एक वाचस्पति है। वाचस्पति कौन रहता है? ये नायक का मित्र रहता है, नायक का मित्र इस उपन्यास में है, ये नायक का मित्र है। और भी लिखेंगे, चतुरानंद चौधरी का नाम लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। चतुरानंद चौधरी, ये हो गए इस उपन्यास के पात्र। किसके पात्र? तो नई पौध के हो गए। ठीक है, तो नई पौध के बाद अगला उपन्यास क्या था? बाबा बटेश्वर नाथ। अरे इसमें 100 वर्ष पुराना एक बरगद का पेड़ है, उसी का चित्रण है। चलो लिख ही लो। तीसरा, नंबर 4। नंबर 4 में लिख लीजिए बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें क्या है? तो इसमें गांव में एक 100 वर्ष पुराना बट वृक्ष रहता है, उसी का मानवीकरण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, मिथिलांचल के गांव में
100 वर्ष पुराना एक बरगद का पेड़ रहता है, उसी का मानवीकरण किया गया है। जमींदारों के विरुद्ध, इसमें क्या है कि जमींदार लोग इसको काटना चाहते हैं, तो जमींदारों के विरुद्ध किसानों की एकजुटता इसमें दिखाई गई है। मूल बात यह है कि इस उपन्यास में जमींदारी प्रथा के विरुद्ध किसानों की एकजुटता का प्रतीक इसमें दिखाया गया है। ठीक है, लिख सकते हैं जमींदारों के विरुद्ध किसानों की एकजुटता, किसानों की एकजुटता का चित्रण। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात इसमें कि 100 वर्ष पुराना जो कितना वर्ष, तो 100 वर्ष पुराना 100 वर्ष पुराने हो जाएगा ना, 100 वर्ष पुराने बट वृक्ष। अरे बट वृक्ष कहा जाता है बरगद के पेड़ को। ठीक है, बट वृक्ष किसे कहा जाता है? बरगद के पेड़ को, पीपल को नहीं। तो 100 वर्ष पुराना बट वृक्ष का मानवीकरण है। मानवीकरण अलंकार पढ़ाए थे ना? हाँ, प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय चेतना जागृत कर देना। ठीक है, तो 100 वर्ष पुराने बट वृक्ष का मानवीकरण इस उपन्यास में किया गया है। इसके पात्र देख लीजिए, तीसरा नंबर पॉइंट में इसके प्रमुख पात्र। तो एक पात्र तो यही हो गया बाबा बटेश्वर नाथ, बरगद का पेड़ जो है प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्र में नंबर 1 में लिख लीजिए बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ, तो बाबा बटेश्वर नाथ क्या है? तो इसमें एक बट वृक्ष का ये नाम है। ठीक है, बट वृक्ष का नाम, बट वृक्ष का नाम है, ये याद रहेगा ना। अब छोटी छोटी बातें याद नहीं रही तो अलग है। एक इसमें पात्र जो है वो जय किशुन है, जय किसान नहीं है, जय किशुन है। एक पात्र इसमें जय किशुन है। एक पात्र क्या कौन रहता है? वकील जो किसानों की सहायता का, श्याम सुंदर। एक पात्र जो है ये श्याम सुंदर है, ये पेशे से वकील रहता है। श्याम सुंदर है, वकील रहता है लेकिन किसानों का बहुत मदद करता है ये। और एक पात्र और ठुनाई पाठक है। चलो ये उपन्यास भी खत्म हो गया। ठुनाई पाठक, ठुनाई पाठक, ये इस उपन्यास के पात्र हो गए। तो इसी के साथ बाबा बटेश्वर नाथ भी समाप्त हुए। बाबा बटेश्वर नाथ के बाद अगला उपन्यास कौन सा था? बाबा बटेश्वर नाथ के बाद अगला उपन्यास है वरुण के बेटे। नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 वरुण के बेटे लिखिए। वरुण के बेटे, ये प्रगतिवादी उपन्यास है। नंबर 5 कौन सा उपन्यास था? वरुण के बेटे। अरे इसमें वरुण के बेटे मछुआरों को कहा गया है। कब का है वरुण के बेटे? 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। चलिए, इसमें मछुआरों की जीवन चित्र का वर्णन है। ठीक है, मलाही गोढ़ियारी गांव है एक मिथिला में, उस गांव के जो मछुआरे हैं उसी का चित्रण इसमें किया गया है। गांव का नाम जरूर याद रखें, लिख सकते हैं मिथिला के कौन सा गांव रहता है? मिथिला के मलाही गोढ़ियारी, मलाही गोढ़ियारी, मिथिला के मलाही गोढ़ियारी गांव के मछुआरों, ठीक है, मछुआरों की संघर्ष गाथा, मछुआरों की संघर्ष गाथा का चित्रण है इसमें। एक बात ये, कौन सा गांव है? तो मलाही गोढ़ियारी गांव। इस तो मिथिला के मलाही गोढ़ियारी गांव के मछुआरों की संघर्ष गाथा का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें कोसी बांध का भी वर्णन आता है। पूछ जा सकता है
कि किस उपन्यास में कोसी बांध का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो कोसी बांध का भी वर्णन इस उपन्यास में आता है, इसको थोड़ा याद रखें। कोसी बांध का वर्णन भी इसमें किया गया है। ये मूलतः एक प्रगतिवादी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो ये प्रगतिवादी उपन्यास है। ठीक है, मूल बातें इसके बारे में याद रखें। प्रगतिवादी उपन्यास है, कोसी बांध का चित्रण है, मिथिला के मलाही गुड़ियारी गांव के मछुआरों का चित्रण है। इसके पात्र थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा नहीं है पात्र इसमें, तो प्रमुख पात्र का नाम लिख लीजिए, प्रमुख पात्र। और प्रमुख पात्र में सबसे पहले नाम लिख लीजिए मोहन का, जो इस उपन्यास का नायक होता है। मोहन कौन है इस उपन्यास का? ये नायक है। दूसरे नंबर पे लिख लीजिए मांझी, मांझी। तीसरे नंबर पे पात्र पर लिख लीजिए आप लोग मंगल है, एक माधुरी है, मंगल। माधुरी भी इस उपन्यास में एक पात्र है, माधुरी। ठीक है, भोला भी है, एक और लिख लीजिए भोला। अब शंकर भगवान नहीं है, भोला ना, भोलेनाथ नहीं, भोला नाम रहता है, गांव का एक मछुआरा है। ठीक है, मोहन भी मछुआरा है, मंगला और माधुरी दो स्त्री पात्रा हैं इसमें। तो और भी प्रमुख पात्र हैं, लेकिन ये पात्र याद रखें कि मोहन इस उपन्यास का नायक है। किसके? वरुण के बेटे का। पूछा जा सकता है, प्रमुख उपन्यास भी है ये। चलिए अगला उपन्यास कौन सा है जी? वरुण के बेटे के बाद दुखमोचन। चलिए नंबर 6 दुखमोचन। दुखमोचन में क्या है? गांव के नवनिर्माण का चित्रण है। और क्या है? दुखमोचन कब का है? 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। कब प्रकाशित हुई थी? 1957 ईस्वी में। इसमें क्या है? तो इसमें गांव के नवनिर्माण की कथा है। गांवों के नवनिर्माण, गांवों के नवनिर्माण की कथा है इसमें। एक बात ये हो गई। कथा क्षेत्र इसमें क्या है? अगर इसके कथा क्षेत्र की बात करें कि किस गांव का इसमें चित्रण है, तो कथा क्षेत्र इसका अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, याद रखिएगा। कथा क्षेत्र टकमा कोयली है, टमका कोयरी, टमका कोयली ये गांव है। टमका कोयली गांव इसका कथा क्षेत्र है। इसी गांव के नवनिर्माण की बात इसमें की गई है। ठीक है, प्रमुख पात्र का नाम लिख लीजिए। अगर सभी उपन्यास को पूरा पढ़ाएंगे तो कल तक भी आप लोग को याद होगा। कल तक तो छोड़ दिए, एग्जाम के बाद भी। तो जितना जरूरी है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसे इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर भी पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ज्ञान हानिकारक थोड़ी होता है। सही ज्ञान हमेशा उचित और अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। कभी पढ़ने के पश्चात ऐसा फील ना हो कि सर बेकार पढ़ लिए, इतनी की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, मदद करेगा भविष्य में। एक ही लाइन भी है, अगर इस उपन्यास के बारे में आपको मैं इतना बता दी, कभी भविष्य में अगर इस उपन्यास को पढ़े तो उस समय मेरी कही हुई बातें जरूर याद आएगी कि सर ने इसके बारे में ये सब बातें बताई थी। तो इसके बारे में इतना जरूर याद रखें। चलिए प्रमुख पात्र में इसमें सबसे पहले तो नायक कौन है? दुखमोचन है। दुखमोचन नाम रहता है एक व्यक्ति का। ऐसा आप लोग इसको मत समझिए कि इसको दुख को हरने वाला है। ये दुखमोचन कौन है? ये नायक है इसका। कौन है? इस उपन्यास का नायक है। और पात्र का भी नाम लिख लीजिए। दुखमोचन के बाद सुखदेव लिख लीजिए, नारायण लिख लीजिए। आप लोगों को क्या लग रहा था? ये दुखमोचन जो नाम है ये क्या है? दुख को हरने वाला है? नहीं, दुखमोचन एक नायक है इस उपन्यास का। सुखदेव है, एक नारायण पात्र है इसमें, नारायण भी है, सुखदेव नारायण। और एक बांधु चाचा है, इसको भी लिख लीजिए। बांधु चाचा के नाम से ये गांव में प्रसिद्ध थे, बांधु चाचा। तो ये हो गई किसकी बात? दुखमोचन की बात। आराम से लिखिए। टकमा, टमका कोयली ये गांव है जी। इसी गांव का नवनिर्माण की बात इस उपन्यास में की गई है। स्पष्ट है ना? चलो नेक्स्ट उपन्यास इनका देख लीजिए, कुंभी पाक।
कुंभीपाक का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? पुनः चंपा के नाम से हुआ था। कुंभीपाक कब की थी? 60 की थी। कितने नंबर पर होगी? छठा। नंबर 7 में लिख लीजिए। नंबर 7 कुंभीपाक। नंबर 7 कुंभीपाक। कुंभीपाक का प्रकाशन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। इसका प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में। एक बात और याद रखिए इसके बारे में कि ये उपन्यास जो है 1972 ईस्वी में कि चंपा के नाम से पुनः प्रकाशित हुई थी। लिख सकते हैं कि 1972 ईस्वी में चंपा नाम से पुनः प्रकाशित, किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो चंपा नाम से पुनः प्रकाशित हुई थी। इसमें है क्या? इसमें वैश्याओं की व्यथा का चित्रण है। ठीक है, इसमें स्वर्ग नरक की बातें नहीं हैं, बल्कि वैश्याओं की व्यथा का चित्रण है। वैश्याओं की व्यथा का चित्रण। जीवन, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के स्वार्थ, मनुष्य का अहंकार, मनुष्य के दुख, मनुष्य की भावनाएं उससे क्या नहीं करवा सकती है, इस बात का सूक्ष्म विश्लेषण इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, कोई भी नारी कभी नहीं चाहती है कि वो वैश्या बन जाए। कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक है, कुछ जीवन में संघर्ष होते हैं जो उसे ना चाहते हुए भी वो काम करवा देती है। पुरुष प्रधान समाज में आज भी महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक स्त्री जो है वो ऐसा करके खुश होती है। उसकी मजबूरियां होती है, कुछ वैसे उसके उस परिस्थिति को उत्पन्न कर देता है समाज कि उसे जीवन यापन करने के लिए, इस पापी पेट के लिए गलत से गलत काम, घृण से घृणित कार्य भी किया जाता है। चलो, कुंभीपाक में क्या है? 1972 में ये चंपा नाम से पुनः प्रकाशित हुई थी। इसमें वैश्याओं की व्यथा का चित्रण है। इसका पात्र लिख लीजिए, चंपा है इसकी नायिका है, वैश्या रहती है ये। अगर इसके प्रमुख पात्र की बात करें, प्रमुख पात्र, तो प्रमुख पात्र में एक तो चंपा है। चंपा है, ये नायिका है इस उपन्यास की। बहुत मोटी उपन्यास नहीं है, पतली सी उपन्यास है। इसको पढ़ेंगे लाइब्रेरी से लेके तो इंटरेस्टिंग ही होगा। दिवाकर शास्त्री है, महिम भाभी है, महिम भाभी, और एक पात्र और लिख लीजिए, दिवाकर शास्त्री। बस ज्यादा नहीं, इतना याद रखिए, दिवाकर शास्त्री। इतना ही अगर सभी के बारे में याद रहा तो बहुत है। प्रमुख पात्र में चंपा का नाम याद रखिए। हो सकता है कि ये ना पूछ के ये पूछ ले कि कुंभीपाक की नायिका कौन है, तो चंपा ही उसकी नायिका है। कुंभीपाक मूलतः एक नर्क का नाम है। ठीक है, तो वैश्याओं का जीवन क्या नर्क से कम होता है? तो उनका जीवन चरित्र भी उसी प्रकार का होता है, इसलिए इसका नाम कुंभीपाक रखा गया। चलो, अगला उपन्यास नंबर 8 में हीरक जयंती के बारे में या अभिनंदन के बारे में देख लेते हैं। नंबर 8 क्या था? अभिनंदन। अभिनंदन, अभिनंदन की अगर बात करें तो ये कब की थी? 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ये जो है हीरक जयंती के नाम से कब प्रकाशित हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1961 ईस्वी में हीरक जयंती, हीरक जयंती के नाम से पुनः प्रकाशित, हीरक जयंती के नाम से पुनः प्रकाशित हुई, हीरक जयंती के नाम से पुनः प्रकाशित। एक बात तो ये हो गई इसके बारे में। तो हीरक जयंती के नाम से कब प्रकाशित हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। अब इस उपन्यास में है क्या? तो इसमें सामाजिक समस्याओं या सामाजिक विडंबनाओं का चित्रण है। लिख सकते हैं, सामाजिक विडंबनाओं
सामाजिक विडंबनाओं का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। किसमें? हीरक जयंती या अभिनंदन में। भ्रष्ट राजनीति का भी पर्दाफाश है। भ्रष्ट राजनीति का पर्दाफाश किया गया इसमें। भ्रष्ट राजनीति का पर्दाफाश भी किया गया। पात्र का नाम लिख लीजिए, प्रमुख पात्र कौन कौन है इसके। हालांकि इसके पात्र नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी एक पात्र का नाम याद रखिए। इसमें प्रमुख पात्र में एक पात्र का नाम याद रखिए जो नेता रहता है। क्या नाम रहता है? नरपत बाबू। नरपत बाबू ये एक नेता भी है। क्या है ये? नेता रहता है इस उपन्यास में। इसका नाम जरूर याद रखिए। अगर पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि हीरक जयंती या अभिनंदन का में प्रमुख पात्र या नायक कौन है, तो नरपत बाबू हैं। उग्रतारा, उग्रतारा भी अनमेल विवाह से संबंधित है। उपन्यास ये 8वां हो गया ना, 9वां में चलिए। उग्रतारा कब का था? 63 का था ना उग्रतारा। 9वां उपन्यास होगा उग्रतारा। यह अनमेल विवाह से संबंधित उपन्यास है। उग्रतारा का प्रकाशन वर्ष कब था? 1963 होगा, 1963 ईस्वी। इस उपन्यास में क्या है? तो इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या को उद्घाटित किया गया है। लिख सकते हैं अनमेल विवाह की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। अनमेल विवाह की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र का नाम लिख लीजिए। ज़्यादा इसे उस उपन्यास के लिए जरूरी नहीं है। अगर प्रमुख पात्र की बात करें तो प्रमुख पात्र में उगनी है। कौन है? एक उगनी है। उगनी कौन रहती है? उगनी इस उपन्यास में एक बाल विधवा है। कौन है ये? बाल विधवा है इस उपन्यास में। ठीक है, उगनी है। दूसरे पात्र में थोड़ा इसके बारे में कहानी सुना देते हैं। दूसरे पात्र में लिख लीजिए, एक जो रहता है कामेश्वर। एक कौन रहता है इसमें? कामेश्वर रहता है। एक पात्र कौन है? कामेश्वर। ये विदुर रहता है, मतलब इसकी पत्नी मर चुकी है, विदुर है। और ये बाल विधवा यानी इसके पति मर चुके हैं। और एक पात्र और रहता है इसमें, हवलदार। क्या नाम रहता है? भविकन सिंह नाम रहता है इसका, भविकन सिंह। भविकन सिंह कौन है? ये एक हवलदार है, हवलदार। थोड़ी सी कथा सुन लीजिए इसकी। उगनी बाल विधवा है, कामेश्वर विदुर है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों, कामेश्वर और उगनी, क्या होता है कि एक दूसरे से ये प्रेम करते हैं। थोड़ा सा कथा जान लीजिए। ये एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ये भी इससे करता है और ये भी इससे प्रेम करती है। ठीक है, कामेश्वर और उगनी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गांव की किसी समस्या के कारण जो है कामेश्वर को जेल हो जाता है। कामेश्वर को जेल हो जाता है तो उगनी ये भविकन सिंह के पास जाती है कि किस तरह से कामेश्वर को जेल से छुड़ाया जाए, इसको मुक्त किया जाए जेल से। भविकन सिंह उगनी का फायदा उठाता है और इस कारण से उगनी क्या हो जाती है? उगनी गर्भवती हो जाती है। जब ये खबर फैल जाता है तो भविकन सिंह भाग जाता है उगनी को छोड़ के। ठीक है, कामेश्वर जो है ये बात जानते हुए कि उगनी भविकन सिंह से गर्भवती हो चुकी है, फिर भी उससे विवाह कर लेता है, उसे अपना लेता है। इसमें कामेश्वर जो है वो अच्छे व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है। ये इस उपन्यास की कथा है। ठीक है, चलो आगे। तो इसमें 3 पात्र याद रखिए। उगनी बाल विधवा है, कामेश्वर विदुर है, भविकन सिंह हवलदार है। इतना तो हो गया। इसी कथा भी समझ में आ गई होगी, छोटी सी कथा है। नंबर 10, नंबर 10 में इमरतिया बता दिए थे? नहीं तो लिख लीजिए नंबर 10 इमरतिया। इमरतिया, इमरतिया में क्या है? तो इमरतिया कब की थी? 1968 ईस्वी की थी। वेरी गुड, याद है कम से कम आप लोग को। भगवान आप लोग का मंगल करें। इमरतिया, इसमें है क्या? इमरतिया का दूसरा नाम क्या है? देखो बाबू, एक बात तो ये कि 1968 ईस्वी में ही, ठीक है, 1968 ईस्वी में ही यह
जमनिया का बाबा के नाम से पुनः प्रकाशित हुआ। जमनिया का बाबा, जमनिया का बाबा, जमनिया का बाबा नाम से भी प्रकाशित हुआ। एक ही ईस्वी में इमरतिया के नाम से भी प्रकाशित हुआ, कालांतर कुछ समय के पश्चात ये जमनिया का बाबा के नाम से फिर प्रकाशित हो गया। तो जमनिया का बाबा नाम से प्रकाशित भी हुआ। तो ये तो इसके नाम हो गए। इस उपन्यास में है क्या? इस उपन्यास में धार्मिक मठों या जो भी ये मठाधीश होते हैं या जो भी सनातन धर्म में मठ हैं, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण है इस उपन्यास में। ठीक है, लिख सकते हैं, मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार, मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार और वह मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार व व्यभिचार, व्यभिचार भी बोल सकते हैं, मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार व व्यभिचार का चित्रण, ये इस उपन्यास की मूल कथा है। धार्मिक मठों में धर्म के नाम पर कितने आडंबर होते हैं, वो सभी धर्मों में है, सिर्फ सनातन में नहीं, सभी धर्मों का यही हाल है। ठीक है, धर्म ये आपसे दावा करती है कि मरने के बाद आपको सुख मिलेगा, है ना। किसी भी पंडित, किसी के पास, किसी भी मौलवी के पास जाइए तो ये उसकी पूरी गारंटी लेता है कि मरने के बाद आपको वो स्वर्ग दिला देगा। लेकिन जेते जी नरक की यातनाएं भी दिख रहा है, उसमें वो स्वर्ग नहीं दिला सकता है। तो ये बात छोड़ दीजिए, वो धर्म की अपनी बात है, ज्यादा नहीं। तो मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार का इसमें चित्रण किया गया। इसके पात्र में लिख लीजिए। अगर इसके प्रमुख पात्र की बात करें तो एक तो इमरतिया है ही प्रमुख पात्र। अगर प्रमुख पात्र की बात करें तो कौन है? एक पात्र तो इसमें इमरतिया है ही। कौन है ये? नायिका है ना, इमरतिया। इमरतिया नायिका है इस उपन्यास की। क्या है ये? नायिका है। दूसरे पात्र में लिख लीजिए, ये मस्ताराम है। मस्ताराम कौन है ये? तो ये मस्ताराम है। एक पात्र और लिख लीजिए मस्ताराम के बाद, एक अभयानंद है। महान व्यक्ति हैं ये अभयानंद, पढ़े हैं इस उपन्यास को, अभयानंद। तो ये उपन्यास की बात हो गई, किसकी? इमरतिया की। इमरतिया की बात हो गई। चलिए, इसके बाद एक उपन्यास और बचा है ना, कौन सा बचा है अब ये? पारो। अच्छा, पारो उपन्यास में भी वो सोरठ मेले का वर्णन आता है बाबू, इसको मत भूलना। कितना नंबर था? 10। नंबर 11 पारो, 75 में है ना, 10 हो गया तो ये नंबर हो जाएगा 11। कौन सा उपन्यास? पारो। पारो कब है? 1975 ईस्वी में है ये, 75 ईस्वी। देखो, पारो उपन्यास जो है ये मूल रूप से 1946 में मैथिली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और 1975 में इसका पारो नाम से खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया। इसमें मिथिलांचल में होने वाले बाल विवाह, ठीक है, या वहाँ की सामाजिक समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। कहाँ? तो मिथिला जनपद में होने वाले अनमेल एवं बाल विवाह की जो समस्या थी उसी का चित्रण पारो उपन्यास में किया गया है। एक बात तो ये लिख लीजिए कि ये मूल रूप से किस में लिखी गई है? तो यह उपन्यास मूल रूप से 1946 में मैथिली में लिखी गई थी। 1946 में मैथिली भाषा में रचित है, ये मैथिली भाषा में रचित है। एक बात ये हो गई। 1975 में पारो नाम से 1975 में खड़ी बोली में रूपांतरण, 1975 में खड़ी बोली में क्या किया गया? इसका रूपांतरण। हाँ, 1946 में भी ये पारो ही नाम से था। नहीं, 1946 ईस्वी में भी ये पारो के नाम से ही था, लेकिन मैथिली भाषा में था। और 1975 में खड़ी बोली में भी इसका रूपांतरण किया गया, खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया। इसमें है क्या? तो मिथिला जनपद में लिख लो ना एक लाइन में, मिथिला
जनपद में होने वाले बाल होने वाले बाल विवाह बाल विवाह अनमेल विवाह बाल विवाह अनमेल विवाह आदि का वनमेल विवाह आदि का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। आदि का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है। 1946 में खड़ी बोली में रचित है। 1975 में ये खड़ी बोली में इसका रूपांतरण किया गया था और 46 में मैथिली भाषा में लिखी गई थी, 75 में खड़ी बोली में रूपांतरण और मिथिला जनपद में होने वाले बाल विवाह और अनमेल विवाह का इसमें चित्रण किया गया है। मिथिला के सोरठ मेले का भी इसमें चित्रण है, लिख सकते हैं। 2 उपन्यास में सोरठ मेले का वर्णन आता है, एक पहले लिखा चुके हैं और एक अभी। पहला उपन्यास कौन था जिसमें मिथिला के सोरठ मेले का वर्णन है जी? नई पौध में था ना। मिथिला के सोरठ मेले मिथिला के सोरठ मेले का चित्रण मिथिला के सोरठ मेले का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगर प्रमुख पात्र की बात करें, प्रमुख पात्र, तो प्रमुख पात्र में तो एक पारो है ही। पारो का मूल नाम क्या? पार्वती रहता है। ठीक है, पारो, इसका मूल नाम जो है वो पार्वती है, लेकिन ये पारो नाम से प्रसिद्ध है गांव में। कौन है ये? नायिका है, नायिका है। और एक पात्र और रहता है चुल्हाई चौधरी। तो बस पारो नाम कम से कम इसके बारे में याद रखिए, काफी है। एक पात्र और रहता है जिसका नाम रहता है चुल्हाई चौधरी, लिखिए दें, लिख लो, चुल्हाई चौधरी। ये इस उपन्यास का पात्र है, चुल्हाई चौधरी। ठीक है, तो ये इस उपन्यास का पात्र है। तो इनके लगभग सभी उपन्यास तो हो गया है, कोई बचा हुआ है? पारो 75। अच्छा अच्छा अच्छा, एक उपन्यास इनका और था ना, गरीब दास, नहीं लिखाए थे। एक तो और लिख लीजिए, भूल गए हो गए। नंबर 12 में लिख लीजिए गरीब दास। गरीब दास, गरीब दास का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सब पढ़ा दिए तो गरीब दास को क्यों छोड़ना है? गरीब दास को भी पढ़ ही लेते हैं ना, भूल गए थे। पारो, चलो, तो एक उपन्यास और बचा है गरीबदास। इसमें हरिजन बस्ती के उत्थान का चित्रण है। ठीक है, और गांवों के विकास का इसमें चित्रण किया गया है। कौन सा उपन्यास होगा जी? 12वां था ना ये, 12वां गरीबदास। गरीबदास कब का है ये? 1979 ईस्वी का है ये। क्या है इसमें? इसमें गांवों के विकास का चित्रण है, गांवों के विकास का चित्रण। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हरिजन बस्ती, हरिजन बस्ती के उत्थान, हरिजन बस्ती के उत्थान का चित्रण है इसमें। हरिजन बस्ती के उत्थान का चित्रण है। अगर पात्र की बात करें कि इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो एक तो गरीबदास है ही, ये नाम है गरीबदास। इसका एक मित्र जो है उसका नाम क्या रहता है? सुरेश रहता है। एक मित्र कौन है? सुरेश है। एक मित्र और है, क्या नाम रहता है? लक्ष्मण दास। क्या नाम है? लक्ष्मण दास। तो ये हो गया गरीबदास उपन्यास के बारे में। अर्थात नागार्जुन के सभी उपन्यासों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। इनके 12 उपन्यास थे, 12 को आप लोग को हम विषय वस्तु और पात्र के साथ बता चुके हैं। ठीक है, 12 उपन्यास थे और इनके 12 उपन्यास को आप लोगों को एक एक लाइन में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये उपन्यास की कौन सी क्लास थी? 17वीं क्लास थी। और आज हम लोग नागार्जुन को देख लिए।
नागार्जुन के सभी उपन्यासों को देख लिए, और जब काव्य पढ़ रहे थे प्रगतिवाद तो वहां पे भी इनको काव्य देख लिए, कहानी भी इनकी देख चुके हैं, है ना। तो इनके बाद अब कुछ आंचलिक उपन्यासकारों में अगर कोई और बचे हैं तो इनको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। और इच्छुक विद्यार्थी जो नंबर दिया रहता है मेरा क्लास का, उस पर आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्लास मिल जाएंगे। अगली क्लास अभी कुछ देर के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर शुरू कर रहे हैं, और आज काल विभाजन और नामकरण हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।